स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज की एकेडमी में ये एक बड़ा दिन है। एक युवक अपने मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा है और पूछ रहा है कि वे कब सरेंडर करेंगे। वो खेल में माहिर है। ये आरव है जो अपनी गेमिंग जारी रखते हुए कह रहा है कि इतनी एडवांटेज के साथ उसका हारना इम्पॉसिबल है। हालांकि कोई अपना हाथ उठाता है और सीधे उसके चेहरे पर वार करता है। जमीन से वो देखता है कि ये जोया है। गुस्से में वो उससे पूछती है कि अवेकनिंग एग्जाम शुरू होने वाली है, तो वो क्या सोच रहा है और क्या वो गेम खेलने के बजाय थोड़ी तैयारी नहीं करेगा। वो मुस्कुराता है, पूछता है कि क्या काम और खेल एक गुड कॉम्बिनेशन नहीं है। इसके अलावा वो पहले से ही 18 साल का है। ज्यादा से ज्यादा वो एक ऑर्डिनरी 2 स्टार क्लास को अवेकन कर सकता है। आरव जोया के पास जाता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। कहता कि उसने 16 साल की उम्र में एक 5 स्टार क्लास को अवेकन कर दिया था, तो वो इतनी मेहनत क्यों करे। वो उसे उठा सकता है। वो तुरंत उसकी गर्दन पकड़ लेती है और गुस्से से चिल्लाती है कि वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। आरव डर जाता है क्योंकि वो अपना लेक्चर शुरू करने ही वाली होती है। उनके आसपास एग्जाम के कैंडिडेट्स उसे देखते हुए कहते हैं कि वह जोया है और पिछले स्पेशल ट्रेनिंग में वो सबसे अलग थी। और भी स्टूडेंट्स उसकी प्रशंसा करते हुए इकट्ठा होते हैं क्योंकि उसने 16 साल की उम्र में एक 5 स्टार प्रोफेशन को अवेकन कर दिया था और काउंटी लंबे समय से उसके जैसी जीनियस का इंतजार कर रही थी। लेकिन वे हैरान हैं, जानना चाहते हैं कि उसके बगल में खड़ा वो लड़का कौन है। एक स्टूडेंट जवाब देता है कि ये आरव है, जिसे पूरे स्कूल में लूसर माना जाता है और वो 18 साल का होने वाला है और अभी तक अवेकन नहीं है। जोया उसका कान पकड़कर उसे एग्जाम के एंट्री गेट तक घसीटना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स अभी भी देख रहे हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि उसके जैसी कोई उस बेवकूफ के साथ घूम रहा है। इस दुनिया को ब्लू स्टार कहते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां खेल रियलिटी में मर्ज हो गया है। जैसे जैसे ही आप 16 साल के होते हैं, हर किसी के पास सुपरनैचुरल एबिलिटीज जगाने और साहसी बनने का मौका होता है। ये शहर के 7th नंबर के हाई स्कूल में आयोजित नेशनल एडवेंचरर अवेकन एग्जाम थी। एक सुपरवाइजर्स सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है कि वो उन्हें एग्जाम के रूल समझाएगा। रूल समझाने के बाद वो चिल्लाता है कि नेक्स्ट अवेकनिंग स्टूडेंट उनमें से एक हो सकता है। जोया के कार्यों से निराश आरव सोचता है कि उसे इतना हंगामा क्यों करना पड़ रहा है। चूंकि ये थर्ड टाइम अवेकनिंग एग्जाम दे रहा है, इसलिए वो अब नौसिखिया नहीं रहा। एग्जाम के एक सेक्शन में टीचर राव समझाते हैं कि बुलाए गए स्टूडेंट प्लीज अवेकनिंग के लिए एग्जाम एरिया में जाएं और जो स्टूडेंट सक्सेसफुली अवेकन हो जाते हैं वे अपनी क्लास के लिए बेसिक इक्विपमेंट का एक सेट ले सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लाइन में स्टूडेंट्स इस बारे में बातचीत शुरू करते हैं कि उन्हें कौन सी प्रोफेशन चाहिए, लेकिन आरव तब तक ऊबा रहता है जब तक कि टीचर अगले थर्ड ईयर के स्टूडेंट आरव को नहीं बुलाता। वो आगे बढ़ता है और वहां प्रेजेंट सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। वो टीचर क्वीन का अभिवादन करता है और वह मुस्कुराते हुए उसे चिंता न करने और शांत रहने के लिए कहती है। एग्जाम एरिया में वो आरव से क्रिस्टल पर हाथ रखने और मन को शांत करने के लिए कहती है। वो ऐसा करता है लेकिन कुछ नहीं होता, जिससे वो चिंतित हो जाता है कि कहीं वह फिर से फेल न हो जाए। हालांकि उसका ध्यान किसी चीज की ओर जाता है। क्रिस्टल रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। क्वीन उस रिएक्ट को देखकर सोचता है कि अगर क्रिस्टल ने रिएक्ट की तो ये डिफाइंटली एक प्रोफेशन का अवेकनिंग होगा और वो ब्लू लाइट मैजिक क्लास प्रोफेशन का रिप्रेजेंट करती है। वो आरव को समझाती है कि अवेकन होने पर वे ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग स्किल सीख लेते हैं और आगे वे देखेंगे कि प्रोफेशन कितने स्टार्स को अवेकन करेगा। आरव सरप्राइज्ड होता है क्योंकि सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसने एक स्टार अवेकन किया है और उसका सीखा हुआ स्किल मैजिक कीचड़ है उसके लिए, क्योंकि उसने सिर्फ 1 स्टार अवेकन किया है। सभी स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े और उसे जल्दी से जाने को कहा क्योंकि वो खुद को शर्मिंदा कर रहा है और वो लूसर तो लूसर ही है,
इसलिए वो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। टीचर क्वीन आरव से पूछती है कि उसने कौन सा स्किल अवेकन किया है, लेकिन वह चुप रहता है। ये सुनकर टीचर उसे फिर से बुलाती है और वो पीछे मुड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या कहें। टीचर की वो कितनी देर से उसे चुपचाप देख रहा है। उसे अब भी उस पर तरस आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी सिर्फ 1 स्टार है। टीचर उसे इक्विपमेंट देती है और उसे बदलने और सीधे नेक्स्ट स्टेज पर जाने का ऑर्डर देती है। सच में वो सोचता है कि क्या उसने सही सुना। आरव उस समय सिस्टम नोटिफिकेशन के बारे में सोचने लगता है जब वो अवेकन किया था। सिस्टम ने पता लगा लिया था कि होस्ट ने अवेकन कंप्लीट कर लिया है और सिस्टम एक्टिवेशन की शर्तें पूरी कर ली है। इससे सिस्टम के बारे में उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई, खासकर तब जब उस समय और भी नोटिफिकेशन आ चुके थे जिसमें बताया गया था कि सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिव हो गया है और होस्ट ने इसे प्राप्त कर लिया है। सिस्टम ने आगे डार्क ओरिजिन और मिस्ट्री गिफ्ट जैसी पैसिव एबिलिटीज के बारे में बताया। डार्क ओरिजिन की पैसिव स्किल ये कंफर्म करती है कि प्रतिबंधों का उपयोग करते समय, विदाउट एनी कॉस्ट कर्स का उपयोग करते समय, उसे डार्क फोर्सेस के इफेक्ट का सामना न करना पड़े। और पैसिव स्किल मिस्ट्री गिफ्ट के साथ वो बिना किसी कंजम्पशन के वीक में एक बार फॉरबिडन स्पेल्स का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ये डिटेल्स केवल आरव को ही दिखाई दे रहे थे। इससे वो टेंशन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या डार्क फोर्सेस उस दुनिया की सबसे ईविल पावर नहीं है। और मिस्ट्री गिफ्ट क्यों? इसका उससे क्या लेना देना हो सकता है? जब वो इस पर विचार कर रहा था तो एक और सिस्टम नोटिफिकेशन ड्रॉप हुआ जो उसे सूचित कर रहा था कि मड मार्श टेक्निक का पता लगा लिया गया है और ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात को लेकर चिंतित एक बार फिर सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है और मड मार्श टेक्निक अब फाउल अर्थ शेल में बदल गई है, जिससे आरव उलझन में पड़ जाता है। आरव चिंतित हो जाता है क्योंकि डार्कनेस और फॉरबिडन स्पेल की ये बात काफी अशुभ लग रही थी, खासकर प्रैक्टिकल एग्जाम के करीब आने पर। प्रैक्टिकल एग्जाम के गेट पर टीचर समझाता है कि 50 लोग एक ग्रुप बनाकर बैटल में मॉन्स्टर्स का सामना करेंगे और उन स्किल से खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो उन्होंने अभी अभी अवेकन की है। हालांकि किसी भी सिचुएशन में स्टूडेंट्स को आपस में टीम बनाने की अनुमति नहीं होगी। उन्हें एक दूसरे पर अटैक करने की अनुमति नहीं होगी और ड्रोन इस प्रोसेस की निगरानी करेंगे। टीचर सभी से जल्द अपनी स्किल की जांच करने के लिए कहता है और उन्हें कंफर्म करता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। आरव अपने सिस्टम पर देखता है कि ये स्किल एक्टिव है और फाउल अर्थ शेल फॉरबिडन स्पेल किसी दूसरी दुनिया से डार्क पावर का सम्मन करके एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना सकता है जो पास आने वाले किसी भी दुश्मन को कुचलने में सक्षम हो। वो स्पेल के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वे शब्द काफी डेंजरस लग रहे थे और अगर ये किसी प्रकार का ईविल स्पेल है तो अगर किसी को पता चल गया तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सोचते हुए सभी लोग पोर्टल में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी एबिलिटीज के बारे में मिली जानकारी से मोहित होकर वो सिस्टम से और एक्सप्लेनेशन मांगता रहता है, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। सीधे पोर्टल की ओर बढ़ते हुए वो पहले से ही एग्जाम एरिया में पहुंच चुका था। सभी पहले से ही काफी एक्साइटेड होकर लड़ रहे थे। आरव दूर से देख रहा है और देख रहा है कि और भी ज्यादा गॉब्लिन्स आ रहे हैं। हालांकि उसे याद आता है कि पूरा क्षेत्र ड्रोन की निगरानी में है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेतहाशा गालियां बक रहा है, लेकिन उसे ये भी याद आता है कि उसके पास हमले का कोई और जरिया नहीं है, इसलिए वो बस छिपकर मौके का इंतजार कर सकता है। एक ड्रोन आरव के ठीक ऊपर मंडराने लगता है। एग्जाम टेस्ट सुपरविजन रूम में कैप्टन कबीर उन इमेजेस को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब दूसरे लोग मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं और अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो वो आदमी क्या कर रहा है। क्वीन सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो युवक थोड़ी देर से अवेकन हुआ है और उसकी हेल्थ भी ठीक नहीं है और उसकी एकमात्र एक्टिव स्किल एक डिफेंसिव स्किल है, इसलिए वो सोलो कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं है। ये सुनकर कैप्टन और भी चिढ़ जाता है और उनसे आरव को बाहर बुलाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एग्जाम में बने रहने की कोई जरूरत नहीं है
क्योंकि वो वैसे भी सिर्फ 1 स्टार क्लास का है और एक रियल एडवेंचरर नहीं होगा। ड्रोन से आ रही तस्वीरों की निगरानी का जिम्मा संभाल रहे लोगों में से एक उसे बीच में रोकता है और जल्दी से किसी चीज पर नजर डालने को कहता है, जो पलटकर पूछता है कि क्या हो रहा है। पसीने से तरबतर, चश्मा पहने उस आदमी ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ड्रोन पर किसी चीज ने अटैक किया था और उसका वीडियो बंद हो गया था। हालात और बदतर होते हुए उसने रडार की ओर इशारा करते हुए कहा कि निगरानी अलर्ट ने फ्लक्चुएशन में एवरेज से कहीं ज्यादा पावर का उतार चढ़ाव देखा है। तुरंत कैप्टन जो चिल्लाया और किसी को आदेश दिया कि जांच करे कि क्या हो रहा है। जिस जगह ड्रोन को मार गिराया गया था, वहां एक युवक कांप रहा था और कह रहा था, एग्जाम एरिया में इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं? उसके सामने वूल्वरिन जैसा दिखने वाला एक बड़ा डीमन था। डीमन ने बिना समय गवाए अपने साथियों को उठने और खुद को गुलाम न बनने देने के लिए चिल्लाया और उन्हें अपने आदेशों का पालन करने का आदेश दिया। वो यहां तक चिल्लाया कि जोर से कि उन सभी आक्रमणकारियों को वही आरव दिखाई दिया, जिससे उसके सहयोगी एक्शन में आ गए। जब वो चिल्ला रहा था, ड्रोनों में से एक पास आया, लेकिन गॉब्लिन्स ने तुरंत देख लिया और अटैक कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। मलबा जंगल में गिरने लगता है और एक टुकड़ा सीधे आरव के सिर पर गिरता है, जिससे वो सोचता है कि आखिर एक ड्रोन उसके सिर पर क्यों गिरेगा। लेकिन वो जल्द ही कुछ नोटिस करता है और डीमन और अदर गॉब्लिन्स को अपने चारों ओर देखकर हैरान हो जाता है। एक भयावह नजर के साथ डीमन हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि वहां कोई कीड़ा छिपा था। बिना समय बर्बाद किए डीमन हमले का आदेश देता है। आरव देखता है, सरप्राइज होता है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स वहां क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, और बीच वाले गॉब्लिन्स के आकार को देखते हुए वो शायद लीडर है। हालांकि ये याद करते हुए कि कुछ ड्रोन नीचे ले जाए गए, तुरंत कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए वो अपना हाथ उठाता है और उसके शरीर से एक पावरफुल एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, जो मॉन्स्टर्स को डराती है और साथ ही गॉब्लिन्स लीडर को चिंतित करती है। एक ईविल एनर्जी के साथ वो अपनी स्किल फाउल अर्थ शेल को चिल्लाता है, जिससे कई डरावने जीव जमीन से बढ़ते हैं। सुपरविजन के कमरे में वापस चश्मा वाला लड़का कैप्टन जो को सूचित करता है कि सभी प्रसारण खो गए हैं और अचानक अरीना में डार्क पावर रिलीज हुआ था। यह संदेह है कि किंग लेवल या हाई लेवल का एक डीमन प्रकट हुआ है। तुरंत कैप्टन कबीर ने रीइंफोर्समेंट को बुलाने और आसपास के सभी नागरिकों को निकालने का आदेश दिया। ये टीचर क्वीन को भयभीत करता है और साथ ही वो सरप्राइज होती है कि एक पूरे शहर को नष्ट करने की पावर वाला किंग लेवल या हाई लेवल एग्जाम के दिन कैसे प्रकट हो सकता है। वो जो देख रहा है उससे भयभीत है। जैसे ही आरव उस स्किल को रिलीज करता है, एक अजीब सी डार्क पावर उसे घेर लेती है, जिससे आरव के क्रीचर गोब्लिनों को चीरफाड़ देते हैं। आरव अपने हाथों को देखने लगता है, ये सोचकर कि स्पेल इसी तरह काम करता है। इस समय आरव द्वारा क्रिएटेड क्रीचर्स द्वारा गोब्लिनों का वध जारी है और कई सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं जो उसे नोटिफाई करते हैं कि गॉब्लिन सोल्डर्स को मारकर उसे कई एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त होते हैं। एक डार्क एनर्जी गॉब्लिन लीडर की ओर बढ़ने लगती है, जिससे वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि उस डार्क पावर की पावर अविश्वसनीय है और वो सोचता है कि उस ह्यूमन ने इसे कैसे प्राप्त किया। जैसे ही वो डार्क पावर उसके पास आती है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी स्पीड बहुत स्लो हो रही है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पावर उस तक पहुंचती है और चीखते हुए वो उससे विनती करता है कि वो उसके पास ना आए। डार्क एनर्जी उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेती है, जिससे सिस्टम को नोटिस होता है कि डीमन गोब्लिन डिस्ट्रॉय हो गया है, जिससे आरव को 6000 एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त होते हैं। आरव की सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है, जो सूचित करती है कि वो एक मेज क्लास प्रोफेशन है और बैटल में प्राप्त एक्सपीरियंस के कारण वो लेवल 1 से लेवल 10 तक चला गया। वर्तमान में उसके पास 0 हेल्थ, 8 स्ट्रेंथ, 8 एजिलिटी, 20 स्पिरिट और 12 एक्सपीरियंस है। ये उसे खुश करता है
क्योंकि उसने आसानी से लेवल बढ़ाया है और पिछले वर्षों की प्रैक्टिकल एग्जाम में वे अधिक से अधिक 1 या 2 लेवल ही ऊपर जा सकते थे। लेकिन फिर वो ये सोचकर टेंशन में आ जाता है कि ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स का एक्सपीरियंस काफी कम है, विशेष रूप से उस एलीट मॉन्स्टर के आधार पर। अभी भी गहरे विचारों में वो सोचता है कि एक एलीट मॉन्स्टर एग्जाम एरिया में कैसे प्रकट हो सकता है। जब वो ये सब सोचता है तो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आसमान से गिरने लगती हैं। सरप्राइज्ड होकर उसे पता चलता है कि ये एलीट मॉन्स्टर द्वारा गिराई गई लूट है। और इससे भी अधिक इफेक्टिव बात यह है कि ऑरेंज क्वालिटी वैंगार्ड मार्क वाली आइटम को देखकर उसे ये अजीब लगता है, क्योंकि उसने कभी ऐसी आइटम नहीं देखी जो क्वालिटी को बढ़ाती हो। ये वस्तु यूजफुल है, ऑरेंज क्वालिटी की है और एजिलिटी स्किल को परमानेंटली 10 गुना बढ़ा देती है। एक और आइटम शैडो क्लॉ ऑफ द स्लेयर भी ऑरेंज क्वालिटी की है, लेकिन इसके इस्तेमाल के लिए लेवल 20 की आवश्यकता होती है। ये एक्स्ट्रा 13 स्ट्रेंथ, 16 एजिलिटी, 10% अटैकिंग स्पीड, 5% क्रिटिकल हिट रेट और कॉम्बो एक्टिव करने का 10% मौका प्रदान करती है और इसका 3 बार यूज किया जा सकता है। आरव इन आइटम से रोमांचित है। हालांकि वो अभी क्लॉ का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन उसे लगता है कि इन्हें बेचकर वो अच्छा पैसा कमा सकता है। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ उसे विश्वास है कि अब वो आसानी से हाई लेवल के मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता है और फाइनली रिच हो सकता है। जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, एग्जामिनर घोषणा करते हैं कि सभी छात्रों को तुरंत एग्जाम छोड़ देनी चाहिए और टेलीपोर्टल का यूज करके बाहर निकलना चाहिए, जिससे उसे चिंता होती है कि क्या हो रहा है। चारों ओर ध्यान से देखने पर उसे कुछ दिखाई देता है। आरव चारों दिशाओं में घूमता है, ये महसूस करते हुए कि उसके आसपास की हर चीज तबाह हो गई है और वो सोचता है कि ये सभी गड्ढे डार्क पावर्स का काम है, जो भयानक है। एक बार फिर एग्जामिनर एक घोषणा करते हैं और तुरंत वो टेलीपोर्टल का यूज करते हुए कहता है कि खोजे जाने से बचने के लिए वहां से जल्दी से निकल जाना बेहतर है। एक एक करके स्टूडेंट्स लौटने लगते हैं और अंत में आरव भी। एग्जामिनर तुरंत उन्हें एरिया छोड़ने और घर जाने का ऑर्डर देता है। निराश, कैप्टन कबीर किंग लेवल या उससे हाई लेवल के मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता रहता है, यहां तक कि अगर वहां मौजूद सभी लोग सेना में शामिल हो जाते हैं तो वे विरोध नहीं कर पाएंगे। अभी भी चिंतित, वो सोचता है कि क्या रीइंफोर्समेंट समय पर पहुंचे। हालांकि वो अपनी रिएक्शन बदल देता है, क्योंकि अविश्वसनीय रूप से डार्क पावर्स का सोर्स गायब हो गया। लेकिन इससे उसे संदिग्ध, सोच रहा है कि क्या यह पॉसिबल है कि मॉन्स्टर अरीना से भाग गया हो। क्वीन संचारक पर आदेश सुनती रहती है, कह रहा है कि यह स्थिति उनकी क्षमता से परे हो गई है और किसी को भी घबराना नहीं चाहिए। उन्हें बड़े पैमाने पर होने वाली गड़बड़ी से बचना होगा और स्कूल की मैजिक सीलिंग अरे को खोलना होगा। केवल एक ही एग्जिट गेट खोलना होगा ताकि असंबंधित लोग जल्दी से निकल सकें। आरव पास आता है और शिक्षिका को पुकारता है। स्थिति के कारण घबराहट से पसीने से तर वो नायक से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जो कुछ हो रहा है उससे बेपरवाह वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन वो उसे तुरंत लौटने के लिए चिल्लाती है, क्योंकि स्कूल टेम्पररी शट डाउन है और उसे तब तक वापस नहीं आना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो। स्कूल से दूर आरव और जोया बात कर रहे हैं। जोया आरव को बताती है कि टीचर के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, मानो वे किसी ग्रेट एनिमी का सामना कर रहे हों। वो बताती है कि अफवाहों के अनुसार स्कूल के अंदर एक अननोन पावर का सोर्स पाया गया है और पूरे स्कूल को अलग थलग कर दिया गया है। इससे आरव को आश्चर्य होता है कि क्या यह पॉसिबल है कि उस अननोन पावर सोर्स का उस एलीट मॉन्स्टर से कोई संबंध हो। निराश होकर वो सोचता है कि जैसे ही वो जागा, स्कूल बंद हो गया। जोया उसके लिए चिंतित हो जाती है, ये सोचकर कि इस घटना का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वो उसे खुश करने की कोशिश करती है, कहती है कि डिफेंसिव स्पेल उसके बचने की गारंटी दे सकता है, लेकिन वे सोलो लेवल अप के लिए उपयुक्त नहीं है। वो कहती है कि वो एक टीम के हिस्से के रूप में उनके साथ शामिल होगी। मजबूत दिखने की कोशिश करते हुए
वो मना कर देता है और उसे धन्यवाद देते हुए कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो खुद लेवल अप हो सकता है। एक मूर्खतापूर्ण भाव के साथ वो अपनी पावर के साथ खुद को स्ट्रॉन्ग कल्पना करता है, लेकिन साथ ही वो जानता है कि वो खुद को उजागर नहीं कर सकता क्योंकि अगर उन्हें फॉरबिडन डार्क स्पेल का पता चल गया तो ये एक समस्या होगी। जोया सीरियसली अपनी उंगली उस पर दिखाती है और कहती है कि वो उसके इनकार को स्वीकार नहीं करेगी और कल सुबह 8 बजे वे वेस्ट गेट पर उसका इंतजार करेंगे। इतना कहकर वो चली जाती है और हीरो को खुद से बातें करते हुए छोड़ देती है। सदमे में आरव सोचता है कि वो महिला ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे वो उसकी वाइफ हो। घबराहट से पसीना बहाते हुए वो सोचता है कि अब वो क्या करेगा और क्या कोई बहाना बनाना ठीक रहेगा, लेकिन वो तय करता है कि ऐसा न करना ही बेहतर है क्योंकि उसके पर्सनैलिटी से निपटना हार्ड है। जैसे ही वो इस बारे में सोचता है उसके दिमाग में एक विचार आता है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि ये काम करेगा या नहीं। आरव नील बाजार घराने जाने का फैसला करता है। विशाल इमारत को देखकर उसे लगता है कि कुछ इक्विपमेंट में इनबिल्ट एबिलिटीज होती है। वो डार्क पावर एबिलिटीज वाले आइटम खरीद सकता है और खुद को एक मेज के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। आरव दुकान में एंटर करता है, उम्मीद करता है कि सिस्टम इक्विपमेंट की इनबिल्ट एबिलिटीज को फॉरबिडन स्पेल में नहीं बदल देगा। इसके अलावा वो मारे गए मॉन्स्टर से प्राप्त लूट बेच सकता है। सेल्स क्लर्क उसके पास आती है और पूछती है कि वो कैसे मदद कर सकती है। वो जवाब देता है कि वो डार्क पावर एबिलिटीज वाले आइटम खरीदना चाहेगा, चाहे वो वेपन हो, कपड़े हो या कोई अदर आइटम। उसने आरव से पूछा कि क्या वह एक न्यू अवेकन स्टूडेंट है और समझाया कि वास्तव में डार्क पावर एबिलिटीज लाइक माया स्पेल जैसे लो लेवल स्पेल खरीदने लायक नहीं है। हालांकि उनके पास लेवल अप के लिए अधिक यूजफुल हाई लेवल इक्विपमेंट है और वह उसे कुछ आइटम दिखा सकती है। वो बस इतना कहता है कि ये अनावश्यक है क्योंकि उसे कुछ टेम्पररीली चाहिए ताकि इक्विपमेंट का लेवल हाई ना हो। वो सोचती है कि ये सब समय की बर्बादी है और न्यू सेल्स क्लर्क से उसकी मदद करने के लिए कहती है। वो तनावग्रस्त होकर ये कहते हुए चली जाती है कि इतने हंगामे के बाद ऐसा लगता है कि वो बस एक बेचारा लड़का है, इसलिए वो उसको सर्व नहीं करेगी। न्यू सेल्स कमर को इसे संभालने दो। आरव कंफ्यूजन में रह जाता है। न्यू सेल्स कमर मुस्कुराते हुए आती है और पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। हीरो उसे बताता है कि उसे क्या चाहिए। वो उसे आइटम्स के पास ले जाती है और उनका टेस्टिंग शुरू करती है। शुरुआत एक लोहे के हाथ से करती है जिसे देखकर वो उत्साहित हो जाता है, फिर एक भारी हैमर जिसे वो जमीन से उठा भी नहीं सकता। आरव एक रिंग पहनकर देखता है और उसे पहनने का फैसला करता है। सेल्स क्लर्क पूछती है कि क्या वो अंगूठी से संतुष्ट है। वो हंसता है और कहता है कि ये बहुत बढ़िया है और उसे पूरे रास्ते साथ देने के लिए धन्यवाद देता है। आरव ये भी पूछता है कि क्या उसके द्वारा प्राप्त आइटम्स को मॉन्स्टर्स ड्रॉप के रूप में बेचना पॉसिबल है। वो जवाब देती है कि हाँ, ये पॉसिबल है और वो उसे अप्रेजल सेक्शन में ले जाएगी। वो उसे चेम्बर में ले जाती है। मास्टर राजवीर उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। सेल्स क्लर्क उसे बताती है कि युवक बैटल की आइटम्स बेचना चाहता है। आरव क्लॉ निकालता है और आइटम और उसके प्राइस का मूल्यांकन करने में हेल्प मांगता है। मास्टर राजवीर क्लॉ लेता है और सरप्राइज रह जाता है क्योंकि ये एक ऑरेंज कलर का वेपन है जो एजिलिटी बेस्ड है और इसके लिए हाई लेवल की आवश्यकता नहीं है, जो इसे न्यू कमर खिलाड़ियों के लिए सूटेबल बनाता है। इसके अतिरिक्त ये 3 जेम स्लॉट के साथ आता है जो आवश्यकता अनुसार स्पेशल एडजस्टमेंट की अनुमति देता है, जिससे अधिक इफेक्ट होता है। राजवीर उत्सुक होकर कहता है कि ये एक अच्छा आइटम है और उनका मानना है कि उनके गिल्ड के कई क्लाइंट इसमें इंटरेस्ट लेंगे। वो पूछता है कि क्या आरव की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। आरव प्रसन्न होकर बस इतना कहता है कि जितना अधिक उतना अच्छा। राजवीर आरव को बैठने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि वो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स को कुछ कॉल करेगा और मिस ईशा से उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। वो जवाब देती है कि वो निश्चिंत हो सकता है। राजवीर मिस्टर रणविजय नाम के किसी व्यक्ति से बात करते हुए पूछता है
कि क्या वो रणवीर के लिए एक अच्छी आइटम्स की तलाश में था, क्योंकि उसके पास वहां एक अवेलेबल है। आरव बैठ जाता है और मिस ईशा उसे चाय परोसती है। राजवीर आरव को सूचित करते हुए लौटता है कि इक्विपमेंट बिक चुका है और खरीदार 50,000 क्रिस्टल देने को तैयार है। ये सुनकर आरव और ईशा अवाक रह गए, क्योंकि ये एक बड़ी रकम थी। वे खड़े हो गए, अभी भी इस जानकारी से सदमे में थे। राजवीर ने कहा कि वे वही प्रक्रियाएं पूरी कर सकते हैं और एक बार सब कुछ तय हो जाने पर क्रिस्टल का ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाएगा। आरव इसे जल्दी करने के लिए कहता है और लास्ट प्रेपरेशन के दौरान कुछ और इक्विपमेंट्स देखने का रिक्वेस्ट करता है। दूसरे सेक्शन में सेल्स गर्ल्स बातचीत कर रही है। एक काले बालों वाली सेल्स क्लर्क उस लड़की से पूछती है जिसने आरव को बाहर निकाला था कि क्या उसे हैंडसम बॉयज पसंद नहीं है और उसने उसे क्यों छोड़ दिया। वो घमंडी होकर कहती है कि उसे रीच एंड पावरफुल वाले हैंडसम बॉयज पसंद हैं और वो आदमी उसके साथ एक ही जगह पर रहने के लायक भी नहीं है। कुछ समय बीतता है और दूर से सेल्स क्लर्क्स ने आरव को वापस आते हुए देखा और पूछा कि क्या वो वही कस्टमर है जिसके पास वो नहीं जाना चाहती थी। बाल बांधे हुए महिला ने बताया कि उसने सुना है कि उस युवक ने 50,000 क्रिस्टल में एक इक्विपमेंट बेचा था। काले बालों वाली क्लर्क चौंक जाती है और कहती है कि ये प्राइस उसके 3 महीने के वेतन के बराबर है। ये सब सुनकर वो स्तब्ध रह जाती है। उसे पछतावा होने लगता है कि वो उसकी मदद करने वाली क्यों नहीं थी। बाहर मिस ईशा आरव से कहती है कि जब वो वापस आए तो अगली बार उसे बस उसके बारे में पूछना। चेहरे पर मुस्कान के साथ वो अपना परिचय देते हुए कहती है कि उसका नाम ईशा वर्मा है। अगले दिन आरव खुश और सीटी बजाते हुए जोया द्वारा निर्धारित मीटिंग प्लेस की ओर चलता है, ये सोचकर कि पिछली रात उसने इक्विपमेंट में इनबिल्ट स्पेल को आजमाया था और स्पष्ट रूप से वे सिस्टम से अफेक्टेड नहीं हुए हैं। ये उसे इंश्योर करता है क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जाएगा। आरव स्थान पर पहुंचता है और जोया को तुरंत देखता है, उसका अभिवादन करता है। हालांकि अन्य लोग भी उसका अभिवादन करते हैं। वे उसके टीम के मेंबर्स हैं, मेज, शील्ड वॉरियर, ग्रेट बर्सर्कर वॉरियर और क्लेरिक। वो उनका परिचय कराती है, लेकिन मेज और शील्ड वॉरियर उसे गंदी नजरों से देखते हैं। उन नजरों से उत्सुक होकर वो सोचता है कि शायद वो उनका पैसा उधार ले लेगा। विराज सिंह जोया के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली है। यह सुनकर आरव हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि हर 30 लेवल पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। वो सोचता है कि क्या जोया लेवल 60 तक पहुंचने वाली है, क्योंकि वो वास्तव में एक टैलेंटेड गर्ल है। विराज सिन्हा एक औषधि निकालता है और कहता है कि ये एक गिफ्ट है। ये आइटम एक एडवांस एजिलिटी औषधि है जो एजिलिटी को परमानेंटली 3 गुना बढ़ा देती है, जिससे उसके दोस्त सरप्राइज्ड हो जाते हैं क्योंकि ये एक्सपेंसिव आइटम है। विराज सिंह कहता है कि कीमत कोई मुद्दा नहीं है, बस कुछ हजार क्रिस्टल है और उसे और जोया को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की एडवांस एंड हाई लेवल औषधि प्राप्त करना कठिन है। उसे ये अजीब लगता है और वो पूछता है कि क्या वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए दृढ़ नहीं है। वो ये कहकर मुंह फेर लेती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास दूसरे काम हैं और वो खुद से ही बातें करती रहती है। हालांकि वो आरव की ओर उंगली उठाकर पूछता है कि क्या वह सचमुच इस तरह के बकवास के साथ समय बर्बाद करना चाहती है। तुरंत वो एक भयावह नजर से मुड़ती है और उसे अपनी बातों पर ध्यान देने के लिए कहती है। वो मुस्कुराता है और पूछता है, अगर 1 स्टार लूसर नहीं रहा तो क्या होगा? ऊब कर आरव सोचता है कि ये आदमी उस पर बार बार अटैक क्यों कर रहा है। क्या उसे कोई समस्या है? क्लेरिक नेहा स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, उन्हें जाने का सुझाव देता है, लेकिन विराज सिंह उन्हें उसे अकेला छोड़ने के लिए चिल्लाता है, ये कहते हुए कि आरव के पास गुण औषधि की एक बोतल खरीदने के लिए भी मुश्किल से पैसे हैं। आरव विराज सिंह का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक औषधि है
जो 3 पॉइंट और एट्रीब्यूट्स में ऐड करती है, इसलिए उसे दिखावा बंद कर देना चाहिए। ये देखकर विराज सिन्हा क्रोधित हो जाता है और वो पूछता है कि आरव ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की। शील्ड वॉरियर बातचीत में हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि विराज सिन्हा बहुत जोर से बोल रहा था और पूछता है कि क्या संयोग से उसके पास कुछ ज्यादा पावर है। विराज मुस्कुराने लगता है और शर्त लगाता है, अगर आरव साबित कर देता है कि उसके पास ऐसी कोई आइटम है तो विराज सिन्हा तुरंत घुटने टेक देगा। हालांकि अगर वो इसे साबित नहीं कर पाता तो आरव को घुटने टेकना होगा और अपना सिर जमीन पर पटकना होगा। उसी समय आरव अपनी आइटम निकालता है, विराज सिन्हा को रेडी होने के लिए कहता है और जोया से उसे लेने के लिए कहता है क्योंकि ये उसका गिफ्ट था। सरप्राइज्ड होकर वो पूछती है कि क्या ये पायोनियर बैज है, एक ऐसी आइटम जो परमानेंटली एट्रीब्यूट्स ऐड करता है। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, जिससे वहां मौजूद सभी लोग सरप्राइज्ड रह गए, ये सोचकर कि कोई ऐसी आइटम कैसे हो सकती है जो परमानेंटली एट्रीब्यूट्स को 10 से ज्यादा बढ़ा देती है। उन्हें शक है कि ये जरूर कोई धोखाधड़ी होगी, बट आरव बस इतना कहता है कि चाहे ये धोखाधड़ी हो या नहीं, उसे इसे आजमा कर पता लगाना चाहिए। आइटम को देखकर वो झिझकती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे ले या नहीं, लेकिन आरव उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि उसे वो आइटम उसके घर पर मिली थी और वो उसकी होनी तय थी। वो उसे जल्दी से उसका इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड है। वो आइटम का यूज करती है और एक एनर्जी उसके हाथ को घेरने लगती है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। वो कहती है कि उसके एट्रीब्यूट्स वाकई बढ़ गए हैं, जिससे क्लेरिक नेहा हैरान रह जाती है। इस बीच शील्ड वॉरियर और विराज सिन्हा को इस पर यकीन नहीं होता। विराज का मानना है कि आरव ने शायद उसे चुराया है। मुस्कुराते हुए आरव कहता है कि उसे अपना वादा निभाना चाहिए। तुरंत विराज सिन्हा मना कर देता है, लेकिन जोया पूछती है कि क्या वो पीछे हटने वाला है। वो इधर-उधर देखता है, उम्मीद करता है कि कोई उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हर कोई उसे गंदी नजरों से देख रहा है। घबराहट में वो घुटने टेकने लगता है और आरव के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। आरव इससे सैटिस्फाई होकर कहता है कि अब जाने का समय हो गया है और गुड बाय कहता है सबको देखकर। वे कहते हैं कि वे एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। वो माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसे बीच में ही रोक देता है और उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि उनका रिलेशनशिप इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं देता। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि उसे सचमुच उसके साथ जाने की जरूरत नहीं है। वो चाहेगा कि वो पहले सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करे और सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, क्योंकि उसके साथ रहते हुए वो परफेक्टली लेवल अप नहीं कर सकता। आरव के बारे में चिंतित होकर वो उसे निराश न होने के लिए कहती है और उसे एक बुक देते हुए कहती है कि ये उसके लिए है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। वो पूछता है कि क्या ये एक स्किल बुक है। वो जवाब देती है कि हाँ, और जब वो सही लेवल पर पहुंच जाए तो उसे ये स्किल सीखने चाहिए। आरव पूछता है कि क्या ये सभी पर्पल क्वालिटी की है और उनके रूपरंग को देखते हुए क्या ये सभी महंगी है। वो जवाब देती है कि वे उस आइटम बैज के प्राइस के आसपास भी नहीं है जो उसने उसे दी थी। वो मुस्कुराता है और बुक कर देता है, ये कहते हुए कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा। अब डंजन में डेंजरस ग्रेवयार्ड में जॉम्बी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही उनकी दिशा में 2 अटैक किए जाते हैं। एरो सीधे सिर पर लगता है और उनके बॉडी पार्ट्स हर जगह बिखर जाते हैं। ये जोया थी जो अपने बो के साथ आरव को खुश कर रही थी क्योंकि वो एक बार फिर सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन जल्द ही वो दुखी हो जाता है ये सोचकर कि वहां का एक्सपीरियंस बहुत लो है। हालांकि वो जोया को ये नहीं बता सकता कि वो पहले से ही लेवल 10 पर है। उस टाइम वो अपने कम्युनिकेटर की घंटी बजती हुई सुनती है। वो जवाब देती है और उसकी दोस्त उसे बताती है कि उसे अभी एक न्यूज मिला है जिसमें कहा गया है कि बिग बॉस फॉलन नेक्रोमांसर अपीयर होने वाला है। वो ये भी कहती है कि ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है
और पूछती है कि क्या जोया जा रही है। विराज सिंह ने देखा कि नेहा जोया से बात कर रही है और जोर देकर कहती है कि उसे जाना ही होगा, क्योंकि वे बॉस को कैसे हराएंगे। वो ये भी ऐड करती है कि मैजिशियंस के लिए कुछ चीजें जो उसके लिए बहुत जरूरी है। जोया को ये बेतुकी बातें सुनने से रोकने की कोशिश करती है। जोया एक पल सोचती है और आरव की तरफ देखती है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। आखिरकार वे सब एक ही डंजन में हैं और वो बाद में लेवल अप जारी रख सकती है। जोया गहरी सांस लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन आरव को सेफ जगह पर जाकर उसका इंतजार करने के लिए कहती है। वो मुस्कुराता है और मान जाता है। जल्दी से अपने समूह की ओर चल पड़ती है। आरव एक डेंजरस लुक से कहता है कि वो फाइनली अकेला है और उस बिग बॉस के अपीयर होने की पॉसिबिलिटीज इस बात का संकेत देती है कि आज उसका लकी दिन है। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ वो कहता है कि लकीली उसने उस दिन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी और 2 नए स्किल सीख लिए थे। वैसे भी उन सभी का एक बार फ्री में यूज किया जा सकता है, इसलिए बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेल्स हों। सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी पैसिव स्किल मिस्ट्री गिफ्ट उसे वीक में एक बार बिना किसी कंजम्पशन के स्पेल्स को अप्लाई की अनुमति देगा। इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि अपने वर्तमान लेवल के साथ उसके पास केवल 3 स्किल स्लॉट है और जोया द्वारा दी गई स्किल बुक केवल लेवल 15 के बाद ही यूज की जा सकती है। डेंजरस ग्रेवयार्ड के दूसरे हिस्से में हर जगह कई मॉन्स्टर्स हैं और एक गिल्ड दूर से देख रहा है। टैंक वॉरियर उन्हें सूचित करता है कि बिग बॉस डंजन के गहरे टावर में अपीयर हो रहा है और उन्हें वहां पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली हर चीज को मारना होगा। वो उन्हें बहुत सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस डंजन की कठिनाई अधिक है और अंदर के मॉन्स्टर्स बहुत डेंजरस है। जैसे ही वो ये कहता है, एक स्ट्रॉन्ग फायर उनके ठीक सामने से गुजरती है, जिससे वे डर जाते हैं। गिल्ड गर्ल उन्हें जल्दी से आगे बढ़ने का आग्रह करती है, क्योंकि एक एडवेंचर टीम पहले से ही उनके आगे है। टैंक वॉरियर क्रोधित होकर पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है। सरप्राइज्ड होकर जादूगर ने कहा कि ये लायन गिल्ड से जोया और विराज सिंह हैं। नेशनल लावेल पर भी उन्हें नई टैलेंट्स के रूप में माना जाता है, जो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य है। बैटल ग्राउंड में वे सब कुछ डिस्ट्रॉय करना जारी रखते हैं। विराज सिंह चिल्लाता है कि बॉस डेफिनेटली उसका है और पूछता है कि क्या उन मूर्खों को लगता है कि वे उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। जोया अपने बो से एक ही समय में कई मॉन्स्टर्स डिस्ट्रॉय करती रहती है, जिससे उसके गिल्ड के मेंबर्स सरप्राइज्ड रह जाते हैं। नेहा ने बरसक वॉरियर से पूछा कि क्या उसने देखा कि जोया स्ट्रांग हो गई है, और उसने जवाब दिया कि उसने निश्चित रूप से देखा था, खासकर जब से उसकी एजिलिटी 10 पॉइंट से बढ़ गई थी। इस बीच डेंजरस ग्रेवयार्ड के टावर पर एक पोर्टल बनना शुरू होता है। वॉइड पाथ फॉरबिडन स्पेल की एबिलिटी अंतरिक्ष को चीरती हुई डार्क वर्ल्ड में एंटर करती है, तेजी से टारगेट लोकेशन की ओर बढ़ती है और 1 घंटे तक चलती है। उसी टाइम एक डार्क ऑरा बनने लगती है और डंजन बॉस फॉलन नेक्रोमांसर एक डेंजरस डार्क ऑरा के साथ अपीयर होता है। आरव मजाक करते हुए कहता है कि नेक्रोमांसर देर से आ रहा है। उसी समय नेक्रोमांसर आरव पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे एक भयंकर ब्लास्ट होता है। धूल जमने लगती है और केवल प्रभाव के निशान रह जाते हैं। गिरा हुआ नेक्रोमांसर क्रोधित होकर नायक पर चिल्लाता है, एक एरोगेंट एडवेंचरर की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी अकेले आने होने की हिम्मत कैसे हुई? उसके ये कहते ही आरव नेक्रोमांसर के ठीक पीछे एक गेट से अपीयर होता है। वॉइड पाथ की एबिलिटीज का यूज करते हुए एक पैनी निगाह से वो कहता है कि वो लूट का माल दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तुरंत वो अपनी एक्टिव स्किल मीटियोर रेन का प्रयोग करता है। डार्क फॉरबिडन स्पेल जो आसमान से आग की एक प्रचंड वर्षा बुलाता है, जो एक लार्ज एरिया में डैमेज पहुंचाती है। तुरंत गिरे हुए नेक्रोमांसर पर डार्क फायर मीटियोर की वर्षा होने लगती है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धूल जमने लगती है और आरव संतुष्ट होकर बाहर आता है, क्योंकि सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया था कि उसने एक साथ कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया है, जिसमें गिरे हुए नेक्रोमांसर भी शामिल है।
इस जीत ने उसे 50,000 एक्सपीरियंस पॉइंट दिलाए, जिससे वो सीधे लेवल 30 पर पहुंच गया, जिससे वो खुश है क्योंकि अब वो अपना पहला ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। वो गिरे हुए आइटम्स को उठाने के लिए चलना शुरू करता है, ये सोचकर कि लूट वाकई बहुत बड़ी है और वो पेंडेंट और जेमस्टोन का यूज कर सकता है। हालांकि जोया द्वारा उसे दी गई स्किल बुक केवल मेज के लिए ही नहीं है, फिर भी वे अच्छी कीमत की है। गिरे हुए आइटम्स यूजफुल स्टोन्स हैं, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट जो 20% ज्यादा मैजिक डैमेज और 20% ज्यादा लाइफ ड्रेन प्रदान करता है। नेक्रोमांसर का पेंडेंट जो 15 एक्स्ट्रा स्टैमिना, 20 एक्स्ट्रा स्पिरिट, 100 एक्स्ट्रा मेंटल रेजिस्टेंस, 100 एक्स्ट्रा कर्ज रेजिस्टेंस और विषाक्त पदार्थों से डिफेंस प्रोवाइड करता है और इसका उपयोग 3 बार किया जा सकता है। और अंत में और सबसे इंपॉर्टेंट, नेक्रोमांसर का एम्ब्लेम, एक कंज्यूमेबल ऑरेंज क्वालिटी आइटम जो परमानेंटली 3 स्टैमिना पॉइंट को कम करती है, लेकिन परमानेंटली 15 स्पिरिट पॉइंट प्रोवाइड करती है। आरव तुरंत नेक्रोमांसर के एम्ब्लम का यूज करने का निर्णय लेता है, ये सोचकर कि ये स्वीकार्य है, भले ही इससे उसका जीवन कम हो जाए। सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एक स्पेशल आइटम, नेक्रोमांसर का एम्ब्लेम, का पता चला है। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये हिडन प्रोफेशन, अनडेड विजर्ड, को अनलॉक कर सकता है या हिडन प्रोफेशन, ऑल एलिमेंटल मेज, को एक्टिव कर सकता है। ये उसे खुश करता है, ये सोचकर कि छिपे हुए पेशे काफी दुर्लभ हैं और आमतौर पर जन्मजात होते हैं, ऐसी चीज नहीं जिसके लिए पहले से तैयारी की जा सके। हालांकि वो उसे ये सूक्ष्म रिकॉर्डर अजीब लगते हैं और वो सोचता है कि क्या ये हिडन प्रोफेशन को एक्टिव करने की कुंजी है। वो चिल्लाने लगता है कि वो ऑल एलिमेंटल मेज बनेगा, लेकिन गलती से अपनी एक्टिव स्किल मीटियो रेन स्किल का फिर से इस्तेमाल कर लेता है, जिससे कई डार्क मीटियो गिरते हैं। यहां तक कि जिस एरिया में जोया की टीम था, वहां भी मीटियोर पूरे बैटल ग्राउंड में बरसते हैं, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चिंतित हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिर हो क्या रहा है और ये पावर कहां से आ रही है। तुरंत उन्हें आगे बढ़ना बंद करने और पीछे हटने के लिए कहा जाता है। विराज सिन्हा क्रोधित हो जाता है क्योंकि वो बॉस को मारना चाहता था, लेकिन बस चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह चाहता है कि ऐसी डेंजरस सिचुएशन में वहां मौजूद सभी लोग मर जाएं। उसे पसीना आने लगता है, ये सोचकर कि ये सब गड़बड़ है। वो आरव को सूचित करने के लिए अपना फोन निकालती है और उसे एक संदेश भेजती है कि वो वहां से चला जाए, क्योंकि उन्हें पहले कुछ और काम निपटाने हैं। हालांकि आरव पहले ही जा चुका था और ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में पहुंच रहा था। अंदर पहुंचकर वो देखता है कि वहां ज्यादा लोग नहीं हैं। वो पलटता है और देखता है कि कमरे में कोई है। एक महिला उसका वेलकम करती है और पूछती है कि क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन मिशन पर आया है। वो जवाब देता है कि हाँ। वो उसे एक क्षण रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे पहले कुछ जानकारी दर्ज करनी है और आरव से पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछना शुरू कर देती है। उसकी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करते हुए वो सोचती है कि वो 18 साल की उम्र में ही जादूगर बन पाया था। उसकी योग्यता में थोड़ी कमी है। वो उठती है और आरव को निर्देश देती है, ये संकेत देते हुए कि मैजिशियन ट्रांसफॉर्मेशन एरिया वही है। ट्रांसफॉर्मेशन एरिया में वो समझाती है कि वो प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन फॉलो करे और उसे सूचित करती है कि वह जा रही है। अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे फोन कर दे। वो उसे धन्यवाद देता है। जैसे ही वो अपनी टेबल पर लौटती है, वो देखती है कि कोई इंतजार कर रहा है उसके लिए। ये कैप्टन कबीर है, जो चिंतित दिख रहे हैं। वो पूछती है कि क्या कुछ हुआ है और वो बताते हैं कि उन्होंने अभी अभी उस एरिया की चेकिंग की है और डेंजरस ग्रेवयार्ड को भारी नुकसान पहुंचा है। एनर्जी सोर्स अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि डेंजर लेवल किंग लेवल से ज्यादा हो सकता है। स्थिति से चिंतित होकर वो पूछती है कि क्या सिर्फ 2 दिनों में 2 किंग लेवल के खतरे आए हैं, जो जवाब देता है कि हाँ, और इसीलिए उच्च नेतृत्व ने उसे वहां भेजा था। उसकी ओर देखते हुए वो उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए अकेली छाया को बुलाने के लिए कहता है। ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में सिस्टम आरव को सूचित करता है कि चॉइस के लिए 2 ऑप्शन है। पहला है लिच विजर्ड फर्स्ट ट्रांसफर मिशन। कंडीशन ये है कि रियल्म ऑफ इल्यूजन में एंटर करके मिशन आइटम ब्लड सोल क्राउन प्राप्त करें। टाइम लिमिट 3 दिन है और डिफिकल्टी लेवल रैंक है।
दूसरा ऑप्शन ऑल सिस्टम मेज गॉड है। कंडीशन ये है कि रियल्म ऑफ इल्यूजन सन डिवाइन टेम्पल में एंटर करके मिशन आइटम होली एम्बलम प्राप्त करें। टाइम लिमिट 3 दिन है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल एस रैंक की है। आरव एक्साइटेड होकर पूछता है कि 2 ऑप्शन क्यों हैं, और ये भी देखता है कि ऑल सिस्टम मेज गॉड केवल एक स्टार्टिंग मिशन है। फिर भी वो इसे स्वीकार करने का फैसला करता है और उसे एक सिस्टम सूचना मिलती है जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफर मिशन एक्सेप्टेड वेरीफाई हो रही है। अपना मिशन चुनने के बाद वो जाने का डिसाइड करता है। जैसे ही आरव सीढ़ियां उतरता है, उसे एहसास होता है कि ये वास्तव में एक हिडन प्रोफेशन है। एस रैंक के मिशन भी उपलब्ध है और लकीली टाइम लिमिट 3 दिन है। आरव उस लड़की को अलविदा कहता है, लेकिन उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वो वही महिला नहीं थी जो थोड़ी देर के लिए उसकी देखभाल कर रही थी। पहले सिनिस्टर सेमेट्री के टावर पर कोई उस सारी डार्क पावर्स का एनालाइज कर रहा है, जबकि एक आदमी हैरान है और कह रहा है कि उसने पहली बार सॉलिटरी शैडो से किसी को देखा है, और यहां तक कि उनकी आउटफिट्स भी अलग है। कैप्टन कबीर उसे चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व सीक्रेट है। वो समझाना शुरू करता है कि सॉलिटरी शैडो के मेंबर्स का एक हिडन प्रोफेशन है जो उन्हें स्पेशल मिशंस के लिए विशेष रूप से नियुक्त करता है, बैटल के लिए डार्क पावर का यूज करने की अनुमति देता है। ये ईरा है, वही जिसने आरव को ट्रांसफॉर्मेशन मिशन चूज के लिए प्रेरित किया था। लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो कहती है कि डार्क पावर बहुत पावरफुल है। हालांकि ये काफी हद तक समाप्त हो गई है, फिर भी ये उसे अफेक्ट करती है। ईरा दोनों को समझाती है कि उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। दरअसल ऐसा लगता है कि कल्प्रिट नुकसान पहुंचाने के बाद गायब हो जाता है, जिससे उनके उद्देश्यों का पता लगाना इम्पॉसिबल हो जाता है। स्थिति से चिंतित कैप्टन कबीर कहते हैं कि हाल ही में कुछ सीक्रेट रिल में असामान्यताओं की लगातार खबरें आ रही हैं, जो किसी संकट का संकेत हो सकता है। वो पूछते हैं कि क्या इस समस्या से कोई कनेक्शन हो सकता है। वो जवाब देती है कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो सुपीरियर से कंसल्ट करेगी और मैन पावर बढ़ाने का अनुरोध करेगी। कबीर पूछता है कि क्या ईरा चिंतित है। चश्मे वाला लड़का पास आता है और पूछता है कि क्या वो कंफर्म कर सकती है कि नुकसान का कारण कोई मॉन्स्टर्स है, और अगर संभावना है तो ये एक हो सकता है। ईरा ने उसे बीच में रोक दिया, जानना चाहती थी कि क्या वो सुझाव दे रहा था कि नुकसान का कारण उसके जैसा कोई म्यूटेंट हो सकता है। जल्दी से वो माफी मांगता है, कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था। वो बताती है कि वहां डेंजर लेवल पहले ही किंग लेवल को पार कर चुका है। इतनी बड़ी डार्क पावर को नियंत्रित करने की कोशिश करना कुछ ऐसा है जो ह्यूमन आसानी से नहीं कर सकता। चिंतित होकर वो अपना सिर नीचे करता है और पूछता है कि क्या सिटी में कोई असामान्य रूप से पावरफुल मॉन्स्टर्स छिपा है जो किसी भी टाइम तबाही मचाने में सक्षम है। ईरा पॉजिटिवली जवाब देती है, कहती है कि यह डार्कनेस में छिपा हुआ प्रतीत होता है और उन्हें इसे जल्द से जल्द खोजने की जरूरत है। इस बीच आरव के घर पर वो अपने कमरे में है, कह रहा है कि डिम लाइट अजीब तरह से आरामदायक है। वो बैठ जाता है, इमेजिन करता है कि वो लेवल 30 पर पहुंच गया है और 4 और स्किल स्लॉट प्राप्त किए हैं, और वह जोया द्वारा दी गई 2 बुक्स को सीखना शुरू करेगा। एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे सूचित करता है कि आर्केन शील्ड स्किल फॉरबिडन स्पेल फाउल अर्थ शेल के साथ मर्ज हो गया है और पैसिव स्किल फाउल अर्थ डिफेंस सीख लिया गया है। सीखी गई स्किल की जानकारी देखने के लिए वो अपना हाथ सिस्टम पैनल पर रखता है और सिस्टम उसे सूचित करता है कि पैसिव स्किल फाउल अर्थ शेल अटैक होने पर स्वतः एक्टिव हो जाता है। फाउल अर्थ शेल डैमेज का 100% एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी लिमिट फाउल अर्थ शेल द्वारा पहुंचाए गए डैमेज के बराबर होती है। अटैक समाप्त होने के बाद फाउल अर्थ शेल धीरे धीरे रिजनरेट हो जाएगा। आरव ये जानकर प्रसन्न होता है कि कर्स लो लेवल स्पेल के साथ मिलकर नए इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, जिससे उसे डिफेंस का एक और रूप मिल जाता है। नॉर्मल डैमेज उसके अगेंस्ट इनइफेक्टिव है। वो सोचने लगता है कि दूसरी बुक क्या करती है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि स्किल में फॉलिंग रॉक टेक्निक है, जिसका कर्स फाउल अर्थ स्पेल के साथ मर्ज होकर मीटियो फायर रेन होती है। पैसिव स्किल एलिमेंटल मास्टर अर्थ सीख लिया गया है, जिससे सभी अर्थ स्पेल्स का इफेक्ट 20% बढ़ जाता है। सिस्टम में अपने स्किल को देखते हुए
वो इमेजिन करता है कि उसके पास अभी भी 4 स्किल स्लॉट है। इसलिए वो नील बाजार में और बुक्स खरीदने का फैसला करता है। दिन चढ़ता है और नायक बाजार जाने का फैसला करता है। वो अंदर जाता है और एक रिसेप्शनिस्ट के पास से गुजरता है, जो उसे देखकर सोचती है कि ये वही आदमी है जो पहले वाला था। रिसेप्शनिस्ट रुककर उसका वेलकम करती है, लेकिन वो कहता है कि वो मिस ईशा को ढूंढ रहा है। वो छेड़खानी करने लगती है और कहती है कि ईशा किसी दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी है और आज वही उसकी मदद करेगी। आरव कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही इधर उधर देख लेगा। ये सुनकर वो भड़क जाती है और पूछती है कि क्या आरव पुरुष नहीं है और उसने उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कैसे की। वो उसके पीछे दौड़ती है और कहती है कि चिंता मत करो, ये उसके काम का हिस्सा है। तभी कोई दौड़ता हुआ आता है और आरव का नाम पुकारता है। वो ईशा थी। आरव पूछता है कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। थकी हुई और हाफती हुई वो बताती है कि वो बिजी नहीं थी, बस कुछ खा रही थी और एक कोलीग ने उसे बताया कि वो वहां है, इसलिए वो दौड़ कर आई। आरव उसके खाने में खलल डालने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो बाद में उसे ट्रीट के तौर पर खाने पर बुलाएगा। शर्मिंदा होकर वो कहती है वो ऐसा प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकती है। दूसरी रिसेप्शनिस्ट बस बातचीत देख रही है। उसे रिजेक्ट किए जाने पर गुस्से से भर गई है। राजवीर के ऑफिस में वो दोनों किताबें मेज पर रखते हुए कहता है कि वो उनसे उन्हें बेचने का अनुरोध करना चाहता है और वो कुछ मैजिक स्किल भी खरीदना चाहता है। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और मिस ईशा को अपने साथ चलने के लिए कहता है। राजवीर आरव से आकर्षित होता है, क्योंकि पिछली बार उसने ऑरेंज क्वालिटी का हथियार लिया था और इस बार वे पर्पल क्वालिटी की स्किल बुक्स है। वो उसकी बैकग्राउंड में दिलचस्पी लेने लगता है, ये सोचकर कि किसी को जांच के लिए भेजना बेहतर होगा। रात हो जाती है और वे खाना खा रहे हैं, खूब मजा कर रहे हैं। आरव हाथ उठाकर बिल के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो कहती है कि उसने पहले ही पे कर दिया है, जिससे वो शर्मिंदा हो जाता है और पूछता है कि क्या वे इस बात पर अग्री नहीं थे कि आरव पे करेगा। वो मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, और उसने उसे बुलाने का कोई कारण है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वे खड़े हो जाते हैं और वो रीजन पूछता है। वो हंसती है और कहती है कि ये राज की बात है। आरव कहता है कि उसे उसके लिए ट्रीट देना है। ईशा उसे चिंता न करने के लिए कहता है और बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसे कहीं और जाना है और वो टैक्सी ले लेगी। वो जवाब देता है कि सब ठीक है और उसकी सुरक्षित यात्रा की कामना करता है। कार के अंदर टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि वो कहाँ जा रही है और वो जवाब देती है कि वो नगर निगम के अस्पताल नंबर 2 जा रही है। वो अस्पताल में अपने पिता की इमेजिन करने लगती है और आरव को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसने अच्छा कमीशन कमाया है। मुस्कुराते हुए वो इमेजिन करती है कि वो आखिरकार उस महीने अपने पिता के इलाज का खर्च उठा पाएगी, जिससे वो बहुत खुश होती है। हालांकि उसी क्षण कुछ घटित होता है। टैक्सी ड्राइवर किसी चीज से टकरा जाता है और एक पंजा उसे छेद देता है, जिससे चारों तरफ खून फैल जाता है, जिससे ईशा इस दृश्य से भयभीत हो जाती है। उसी टाइम आकाश में एक गेट प्रकट हुआ और कई मॉन्स्टर्स उसमें से अपीयर होने लगे। तुरंत वो कार का दरवाजा खोलती है और बाहर कूद जाती है। जमीन पर जोर से गिरती है। उसे एहसास नहीं होता कि कार के ऊपर एक मॉन्स्टर है। इस घटना से हैरान होकर वो पूछती है कि क्या हो रहा है और सेफ जोन में मॉन्स्टर्स क्यों दिखाई दिए। लेकिन जल्द ही वो देखती है कि उसके ठीक पीछे एक मॉन्स्टर है। पोर्टल से कोई और व्यक्ति निकलता है, जो अविश्वसनीय एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एक भयावह मुस्कान देता है। एक विस्फोट होता है, जिससे राक्षस क्रोधित हो जाता है। ये ईशा थी, जो उसके हमले से निराश थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था और वो केवल एक स्टार विशेषता वाली एक मैजिशियन थी। बिना टाइम वेस्ट किए मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, उसे मारने के लिए तैयार। लेकिन कैप्टन कबीर अंतिम क्षण में आता है और मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। वो हिलडुल सकती है, उसे छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। वो जवाब देती है कि वो ठीक है और तुरंत एक सेफ जगह ढूंढ लेगी। कबीर आसपास का नजारा देखता है और पूछता है कि क्या वहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है,
और समझाता है कि सीक्रेट रिल्म रियलिटी में मर्ज होने लगा है और उसने पहले कभी इतना गंभीर सिचुएशन नहीं देखा था। मॉन्स्टर के सिर को देखते हुए वो इमेजिन करता है कि ये जीव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका सामना सिर्फ एक स्टार वाला कोई आम इंसान कर सकता है। उसे याद आता है कि चश्मे वाले आदमी ने क्या कहा था कि उस सिटी में एक अविश्वसनीय रूप से पावरफुल मॉन्स्टर छिपा है जो किसी भी क्षण विनाश ला सकता है। वो सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है। हालांकि वो एक विशाल हाथ को अपनी ओर आते हुए देखता है और आखिरी क्षण में उसे चकमा दे देता है। कबीर को ये अटैक अजीब लगता है और वो सोचता है कि क्या ये कोई म्यूटेंट है। तभी एक भयावह आकृति अपना परिचय देते हुए कहती है कि वो उस तरह का लूसर नहीं है, बल्कि गार्डियन ऑफ द डार्क पावर है, जिसे स्प्रिंग ऑब्जर्वर कहा जाता है। ये सुनकर वो उत्सुक हो जाता है, क्योंकि उसने स्प्रिंग ऑब्जर्वर के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन वो सोचता है कि अभी इस बात को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कुछ और जरूरी मामले हैं। वो तुरंत ही गार्डियन पर अपनी तलवार से वार करता है, लेकिन गार्डियन मॉन्स्टर जवाब में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कैप्टन कबीर उड़ जाता है। उसे लगता है कि ये वाकई बुरा है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि गार्डियन मॉन्स्टर के पास कम से कम थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पावर तो है। गार्डियन मॉन्स्टर अपनी उंगली जमीन पर रखता है और डार्क एनर्जी बहने लगती है, ये घोषणा करते हुए कि ये उसका टेरिटरी है। एक भयावह भाव के साथ वो कहता है कि कबीर जैसा कमजोर व्यक्ति कभी भी उसका अपोनेंट होने के लायक नहीं होगा। और वो कबीर के पास जाता है, पूरी ताकत से वार करता है, जिससे खून चारों तरफ फैल जाता है। वार से कबीर दूर जा गिरता है। गार्डियन मॉन्स्टर हंसते हुए चिल्लाता है कि वो वास्तव में अधिक पावरफुल हो गया है और इस जमीन पर कदम रखना एक निरंतर प्रवाह जैसा लगता है पावर के उदय का। हालांकि उसे अपने ताबीज से आती एक आवाज सुनाई देती है जो कह रही है कि वो एक तुच्छ इंसान है और उसे अपने अहंकार में नहीं फंसना चाहिए। वो तुरंत माफी मांगता है। उसके ऊपर एक डायमेंशन ब्रेक करती है, जिससे एक आवाज निकलती है, कमजोरी ही उसकी पावर है, और अगर वो होती तो वो अपने सभी साथियों की तरह जमीन पर रेंगते हुए कूड़े के सिवा कुछ नहीं होता। ये सुनकर वो स्तब्ध रह जाता है, सदमे में। डायमेंशन से कुछ उभरने लगता है, धीरे धीरे आकार लेता है, जब तक कि उसमें से एक भयावह सत्ता उभरती नहीं है, जिसे देखकर मॉन्स्टर घुटने टेक देता है, कांप उठता है, क्योंकि वह उस सत्ता को ये कहते हुए सुनता है कि उसे साबित करना होगा कि उसका अभी भी कुछ मूल्य है। वो उसे उस दुनिया में अपने प्रभुत्व के लिए उस शहर के लोगों को बलि के रूप में इस्तेमाल करने का आदेश देती है। कांपते हुए वो कहता है कि वो समझ गया है। उसी क्षण कोई पर्दा हटाता है। ये आरव था, जो अपने सामने कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो चारों ओर देखता है और पाता है कि वहां एक बैटल हुआ था। अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है और इमेजिन करता है कि वह बस बाथरूम गया था और ये सब हो गया। मॉन्स्टर आरव की प्रेजेंस देखकर मुड़ता है और उसकी ओर छलांग लगाता है। जमीन में कुछ दरारें दिखाई देने लगती हैं। आरव अपने नए स्पेल अर्थ स्पाइक वॉल का इस्तेमाल कर आरव मॉन्स्टर पर सीधा वार करता है। वो बताता है कि लकीली उसने उस हथियार के लिए बहुत पैसे दिए थे, जिसमें एक पर्पल क्वालिटी स्किल था, जिससे वो अपने मैजिक का लाभ उठा सकता था। वो गेट खोलता है और देखता है कि गार्डियन मॉन्स्टर कैप्टन कबीर को ले जा रहा था और पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। एक भयावह नजर से गार्डियन मॉन्स्टर खून से लथपथ कबीर को जमीन पर गिरा देता है और उसे इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी भी एक छोटा सा कीड़ा बच गया है। गार्डियन मॉन्स्टर कूदता है और आरव की ओर पूरी ताकत से दौड़ता है। आरव सोचता है कि वह चीज क्या है। वो उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। आरव को देखते हुए उसे एहसास होता है कि आरव डार्क पावर में लिपटा हुआ है और उसे ढूंढ लेता है। बहुत अजीब है, उसने उसके हमले को कैसे रोका? जिस प्राणी ने उसे वश में किया था, वो उस पावरफुल डार्क पावर से मोहित होने लगता है और आरव को देखकर वो देखता है कि उसकी पावर असाधारण है और उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उसका ऑरा डेथ से भी अधिक टेरिफाइंग है। आरव इमेजिन करता है कि ये आदमी पावरफुल लगता है और सोचता है कि क्या वो शहर में
किसी फॉरबिडन स्पेल का प्रयोग करेगा। वो अपनी आंखें खोलता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे गार्डियन मॉन्स्टर की भुजा को ढके हुए कवच पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। तुरंत गार्डियन मॉन्स्टर पर से वह प्राणी अपना मानसिक नियंत्रण छोड़ देता है, जिससे गार्डियन मॉन्स्टर उसके वापस आने के लिए चिल्लाता है। हालांकि वो प्राणी बस इतना कहता है कि जिस उपयोगकर्ता को वो बुला रहा है वो सेवा से बाहर है और उसे स्वयं ही इसे संभालना चाहिए। वो प्राणी द्वार की ओर लौटने लगता है। द्वार बंद करते समय कई जीव द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे, जब तक कि वे अंततः बंद नहीं हो गए। गार्डियन मॉन्स्टर कहता है कि उसकी पावर और स्ट्रेंथ क्षीण हो रही है। आरव एक भयावह नजर से ये देखता है और इमेजिन करने लगता है कि ये म्यूटेंट्स वे हैं जिन्होंने अवेकन प्रोसेस के दौरान हिडन प्रोफेशन ऑफ डार्कनेस प्राप्त किया था। वे डार्कनेस की पावर का उपयोग करने में सक्षम हैं और समान लेवल के ऑर्डिनरी प्रोफेशन की तुलना में कहीं अधिक पावरफुल है। हालांकि जैसे ही वे डार्क पावर का सपोर्ट खो देते हैं, वे पागल हो जाते हैं। ये देखकर कि गार्डियन मॉन्स्टर अपना दिमाग खोने वाला है, आरव अपनी अर्थ स्पाइक वॉल स्किल का उपयोग करता है, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है और कमेंट्स करता है कि उनसे निपटना वाकई मुश्किल है। थका हुआ वो एक गहरी सांस लेता है, ये सोचकर कि लकीली वो डिफेंस की चिंता किए बिना पूरी तरह से अपने हमले पर फोकस कर पाया। चिंतित होकर वो सोचता है कि उसे उन आइटम्स को उठाना चाहिए जो उस पर गिरी थी। किसी के नोटिस करने से पहले पहले जमीन पर उतरें और फिर जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाएं। शहर के दूसरे हिस्से में ईरा और एक सपोर्टर अराजक दृश्य से गुजर रहे हैं। असिस्टेंट का कहना है कि मॉन्स्टर पीछे हट गए हैं और रियल इन्वेजन भी गायब हो गया है। ईरा 2 डिस्ट्रक्टिव स्पेल के रूप में विचारमग्न हो जाती है। रियलिटी पर अटैक करने वाली रियल्म हमेशा अचानक प्रकट होती है और उसी तरह गायब हो जाती है। दुश्मन क्या योजना बना रहे होंगे? ईरा अपनी सहायक से अन्य स्थानों के बारे में पूछती है। वो जवाब देती है कि कुल मिलाकर वे सुरक्षित हैं। शहर के दक्षिण में टीम को छोड़कर, जिसे भारी नुकसान हुआ, और उनकी सिचुएशन अभी भी अननोन है। ईरा को याद आता है कि शहर के दक्षिण का क्षेत्र कैप्टन कबीर की जिम्मेदारी में है और वो वहां जाकर जांच करने का फैसला करती है। साइड पर भैरव उस गार्डियन मॉन्स्टर के बॉडी का निरीक्षण कर रहा है जिसे आरव ने मार डाला था। भैरव अपनी पहचान दिखाते हुए उन्हें चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि वो इल्यूजन बियॉन्ड द क्लाउड्स का मेंबर है। वो पूछती है कि क्या इल्यूजन बियॉन्ड द क्लाउड्स वो अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी तरह से फाइटर से बना है। वो जवाब देता है, बिल्कुल सही। ईरा बताती है कि उसने सुना है कि वे आमतौर पर सीक्रेटली काम करते हैं, तो वे वहां क्यों होंगे? वो पलटकर कहता है कि ये उसकी वजह से है, पत्थर के कांटों में फंसे शरीर की ओर इशारा करते हुए, ये समझाते हुए कि वो फाइटर कभी उसका साथी हुआ करता था। हालांकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया और रियल्म के माध्यम से रियलिटी पर आक्रमण करने में मदद की। कुछ को छोड़कर मॉन्स्टर्स को शिविर पर अटैक करने का ऑर्डर दिया। सभी मारे गए। ईरा उत्सुक होकर पूछती है कि क्या उसकी डेथ के कारण अटैक रुक गया। भैरव अपने पूर्व साथी की ओर इशारा करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने उसे मार डाला, लेकिन वो जवाब देती है कि नहीं, और इससे भी बदतर, वे नहीं जानते कि किसने किया। वो समझाता है कि वो प्राणी रियल में छिपना पसंद करता है क्योंकि वो बहुत चालाक है। उसने उसे कई बार खोजा है, लेकिन वो हमेशा बच निकलता है। ईरा उसे बताती है कि कैप्टन कबीर के पास थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर पावर है और फिर भी वो पूरी तरह से पराजित हो गया। स्थिति से चिंतित दोनों सोचने लगते हैं कि सिटी में कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है। जब भैरव को जाते हुए देखती है तो वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो जवाब देता है कि वो कुछ ढूंढने जा रहा है। आरव के घर पर वो बहुत खुश है क्योंकि गार्डियन मॉन्स्टर ने जो आइटम्स पीछे छोड़ी है उनमें फाइटर प्रोफेशन के ऑरेंज के 2 सेट शामिल हैं। पहली आइटम एटर्नल ग्लोरी चेस्ट प्लेट है, जिसका उपयोग करने के लिए 120 लेवल की आवश्यकता होती है। दूसरी आइटम एटर्नल ग्लोरी पैंट है, जिसका उपयोग करने के लिए भी 120 लेवल की आवश्यकता होती है। आरव को आश्चर्य होता है कि उसने गार्डियन मॉन्स्टर को इन आइटम्स का उपयोग करते हुए नहीं देखा, इसलिए शायद उसके पास आवश्यक लेवल नहीं था
क्योंकि अगर उसने देखा होता तो आरव उसे केवल फॉरबिडन टेक्निक्स का उपयोग करके ही हरा सकता था। वो पीछे छूटे पेंडेंट को उठाता है और उसे अजीब पाता है, क्योंकि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है और जानकारी को अज्ञात के रूप में चिन्हित किया जाता है। उत्सुकता से वो पेंडेंट के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है, ये सोचते हुए कि क्या कोई एंशिएंट गॉड इसके अंदर छिपा है। हालांकि पेंडेंट के माध्यम से कोई उसे कहीं और से देख रहा था। ये रियल एंटिटी थी जो कह रही थी कि सौभाग्य से इसने तुरंत रिएक्ट की और समय रहते रियल्म को बंद कर दिया, उम्मीद करते हुए कि इसका पता नहीं चला। एंटिटी आरव को पेंडेंट को देखते हुए देखती है, चिंतित है कि क्या कोई अंदर है जिससे वह डर जाता है। एंटिटी अपने स्थान का खुलासा करने से बचने के लिए सभी कनेक्शन काटने के लिए चिल्लाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। एंटिटी को ठंडे पसीने आने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था और आश्चर्य होता है कि आरव ने इसका पता कैसे लगा लिया। अगले दिन शहर में अस्पताल में कैप्टन कबीर समझाता है कि उस यंग फाइटर ने ही उन्हें बचाया था। उसे याद आने लगता है कि क्या हुआ था और कहता है कि जैसे ही मॉन्स्टर ने उसे देखा, उसने तुरंत रियल में एक क्रैक बना दी और भाग गया। ईरा कहती है कि उसे अस्पष्ट रूप से लग रहा है कि उसकी एबिलिटीज उससे कम नहीं है। चश्मे वाले को यह अजीब लगता है, क्योंकि वो आदमी इतना ताकतवर होने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाया। ईरा कहती है कि जाहिर है ये सच है। उत्सुक होकर वो सोचती है कि शायद वो बस यूं ही गुजर रहा है, शायद छिप रहा है। खैर, वो महान रहस्य निश्चित रूप से पिछली रात के ऑर्डिनरी मैजिक निशानों से परे है और उन्हें बैटल ग्राउंड में कुछ खास नहीं मिला। कबीर कहता है कि अगर वो महान रहस्य वहां जीवित होता तो उसे उसकी इमेजिन मात्र से ही ज्यादा सुरक्षा महसूस होती। चश्मे वाला कहता है कि उसके पास साझा करने के लिए एक थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर विचार है। ईरा सोच में पड़कर पूछती है कि वो क्या हो सकता है। वो पूछता है कि क्या पिछली रात की लड़ाई में डार्क पावर के निशान थे। ईरा जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि कुछ रियल मॉन्स्टर्स मौजूद थे। वो गॉस करने लगता है, ये कहते हुए कि ये एक पागलपन भरा विचार है, और पूछता है क्या हो अगर संयोग से वो मिस्टेरियस भी एक म्यूटेंट हो, क्योंकि दोनों ही डिस्ट्रक्टिव स्पेल से दोनों पक्षों को नुकसान होता है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, कबीर उसे बीच में ही रोक देता है, ये कहते हुए कि ये इम्पॉसिबल है और वो इस पर जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। ईरा ये सब सोचते हुए रह जाती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। उसी समय आरव अपना मिशन पूरा करने के लिए आता है, अपना परिचय देता है और पूछता है कि क्या वहां जॉब चेंज मिशन करना पॉसिबल होगा।